आज हमारे जो पदयात्री साथी हमारे साथ आज इस बातचीत की चर्चा में हैं, उनका नाम है मोहित सिन्हा। हम लोग और सारे पदयात्री उनको प्यार से मोहित भैया बुलाते हैं। ये हमारा समय समय पे मार्गदर्शन करते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि हमें किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। या यूं कहें कि प्रशांत किशोर जी के बाद अगर कोई व्यक्ति हमारी नज़र में आता है, मुझसे अगर कोई पूछे कि प्रशांत किशोर जी के बाद आप किसको देखते हैं, तो मैं मोहित भैया का नाम लूँगा। और मेरा मानना है कि यही सारे पदयात्रियों का भी विचार है। तो आज वो हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत की चर्चा शुरू करते हैं। नमस्कार मोहित जी। नमस्कार सुनील भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया और शुक्रिया, धन्यवाद ऐसे जो आपने स्नेह और प्यार के साथ हमारा इंट्रोडक्शन करवाया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए हमें और हमारे दर्शकों को भी। देखिए, हमारी पैदाइश तो बिहार में ही हुई। मेरा गांव है तिलौथू, जो रोहतास ब्लॉक में है, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। और ज़िंदगी के पहले 6 साल हम यहीं पे थे, तिलौथू में। यहीं पे पढ़ाई की, यहीं पे तिलौथू में रहते थे। और 6 साल की उम्र में हमारे पिताजी, जो एक समाज सेवक थे, पॉलिटिक्स में भी उन्होंने किया था अपना काम, वो 1970 के दशक में अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में अपना बिजनेस उन्होंने स्थापित किया था। उनको भी शायद बिहार की माटी ने पुकारा। वो अपना बिजनेस, जब उस समय जब पूरी भारत में सब लोग अमेरिका जाने का एक लालसा था, वो अपना जो स्थापित बिजनेस था उसको बंद करके वापस तिलौथू आ गए और अपने समाज और अपने लोगों की सेवा में लग गए और उनकी राजनीतिक हत्या कर दी गई। इसी क्रम में जब ये हादसा हुआ, उसके बाद हमारी माँ, जो काफ़ी कम उम्र की थी, और हम तो थे ही 6 साल की, हमारी बहन थी 3 साल की। हम लोग सबको गांव और बिहार दोनों छोड़ के जाना पड़ा। तो 6 साल की उम्र में 1988 में हमने बिहार छोड़ दिया और फिर 9 साल ऊटी में स्थित लॉरेंस स्कूल लवडेल, जो एक बहुत पुराना 170 साल पुराना बोर्डिंग स्कूल है, वहाँ पे हमने अपनी स्कूली शिक्षा की। उसके बाद दिल्ली में सेंट स्टीवेंस कॉलेज में इतिहास पढ़ा। उसके बाद काम में लग गए। दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च था, जिसका काम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ होता था। वहाँ पे काम किया। IIM बैंगलोर में सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी में काम किया। लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे IAS की शिक्षा दी जाती है, वहाँ पे काम किया। फिर दून स्कूल चले गए, जो देहरादून में है। वहाँ पे 10 साल हाउस मास्टर रहे और इतिहास की शिक्षा दी। और उसके बाद फिर अमेरिका चले गए, जहाँ पे हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे। वहाँ पे हम शिक्षा की पढ़ाई कर रहे थे, ये है। और वहाँ रह कर के वापस आए, पढ़ाई ख़त्म की। ये तो तय कर लिया था कि वापस आना है और वापस आके बिहार में काम करना है। उस समय कुछ बिहार में आने का माध्यम नहीं मिल रहा था। तो जब यहाँ आए और प्रशांत किशोर से थोड़े पहले से बात हो रही थी, और जब उन्होंने जनसुराज की परिकल्पना, उसके लक्ष्य, उसके उद्देश्य, उसके बारे में हमको समझाया, दिखाया, तो बेहिचक और बिना संकोच के हम जुड़ गए उनके साथ और जनसुराज के साथ। और आज हम यहाँ आपके साथ बैठे हैं। हमने सुना है कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप राज परिवार से आते हैं। देखिए, लोकतंत्र है, राज परिवार की बात तो रही नहीं, लेकिन ये भी सही है कि हमारा जो परिवार है वो रोहतास में पिछले 650 साल से वहाँ पे रहा है। वहाँ के लोगों की सुरक्षा और उनकी सेवा में लगे हुए हैं। हमारे दादा आखिरी राजा थे लॉर्ड वेस्टिंग के। हम बस मोहित सिन्हा हैं। आप युवराज मोहित सिन्हा आपको कहा जा सकता है? नहीं, आप हमको जनसुराजी मोहित सिन्हा कह सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जनसुराज क्या लोगों के समझ में आ रहा है?
आवश्यक समझ में आ रहा है। अभी जो 3 महीने हो गए हैं, जो पहले महीने में लोगों की एक मानसिकता थी, एक आउटलुक था, एक पर्सपेक्टिव था, लोगों के मन में शक भी था, डाउट था कि ये एक राजनीतिक रैली है। 3 महीने बाद हम लोग देख रहे हैं कि ये अगर कोई सच्चाई और ईमानदारी से चल रहा है, और ना जनसुराज कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना अभी तक ना हम लोग सरकार में हैं, तो हम जब लोगों से मिलते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे पास कुछ अधिकार है लोगों की परेशानियों को समाधान करने के लिए, लेकिन लोगों की समस्या सुनने में और उनके साथ एक सिंपैथी जताने में उसकी एक अपनी शक्ति होती है। कनेक्टिविटी ज़रूर बढ़ती है, हम लोग की अपनी समझ बेहतर होती है। आपने पहले बात की कि किताबों से ज्ञान सीमित होती है, बहुत सही कहा आपने, लेकिन किताबी ज्ञान भी ज़रूरी होता है। किताबी ज्ञान ये इस तरह से हम देखते हैं एक डबल इंजन का काम हो रहा है। यहाँ पे बहुत लोग जुड़े हुए हैं, मेरे ऐसे जो बहुत समय पढ़ाई किया है, किताबें पढ़ी हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के माहौल में रहे हैं, वहाँ से एक तरह का ज्ञान आता है। लेकिन जो आपने कहा धरातल में ज़मीनी स्तर पे जो समस्याएं हैं, उससे शायद हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज़मीनी स्तर पे मजबूत हैं, वो समाज में ही रहते हैं, उनको ज़मीनी स्तर पे धरातल पे जो समस्याएं हैं उनसे वो हर दिन जूझते हैं, लेकिन शायद उनको जो रिसोर्सेज है कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का, शायद वहाँ उनका अनुभव नहीं है। तो ये जो जनसुराज की सोच है, ये दोनों लोगों को जोड़ने की कोशिश है। तो जहाँ डबल इंजन हो जाएगा कि देश विदेश का अनुभव लेकर के, स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, और फिर यहाँ आकर के जो यहाँ के ज़मीनी लोग हैं, जो हर दिन इन समस्याओं से अपने आप जूझ रहे हैं, उनका अनुभव, उनका सुझाव, ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे और इन जोड़ने के बाद जो एक सॉर्ट ऑफ सामूहिक इसका परिणाम निकलेगा या इसमें काम होगा, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा सस्टेनेबल है, ये ज़्यादा दूर और लंबे समय तक रहेगा। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी हैं, इनसे आपसे कब से परिचय? प्रशांत जी से 2021 में हमने बातचीत करनी शुरू की, और जस्ट अमेरिका से वापस आए तो लंबी बात हुई, और हम अमेरिका में जब थे तो बिहार और भारत में जो सोशल मीडिया में जो कुछ जो दिखाया जा रहा था उससे हम ज़्यादा वाकिफ़ नहीं थे, हम फॉलो नहीं कर रहे थे। तो हम ये सोच के आए थे अमेरिका से कि हम प्रशांत किशोर को कन्विंस करेंगे कि अब वो कुछ अपना शुरू करें। और जब यहाँ आए तो देखा कि पहले से शुरुआत हो गया था, तो स्वाभाविक था कि हमको जुड़ना ही था। और बातचीत में आई थिंक दोनों ने एक दूसरे का कुछ आंकलन किया और एक विचारधारा में एक जुड़ाव था, जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसमें जुड़ाव था, तो हम आ गए। शुरू से आप चल रहे हैं? शुरू से चल रहे हैं, 2 अक्टूबर से बिधहरवा से आपके साथ और जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम लोग चल रहे हैं। अब आज 110वां दिन हो गया है शायद, 110 और 1200 किलोमीटर प्लस हो गए हैं। वैसे हम लोग ये कोशिश है कि किलोमीटर ना गिने, दिन ना गिने। उद्देश्य ये है कि बिहार के सब ज़िलों में और सब ब्लॉक में, सब प्रखंड में घूमें और ज़्यादातर पंचायतों में घूमें। तो फिर इसका आंकलन किलोमीटर और दिनों में नहीं करना चाहिए। जब आप 110 दिन से चल रहे हैं लगातार, तो आप तो जिस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जिस तरीके का आपका रहन सहन परिवेश रहा है और जिस तरीके का कैंप में परिवेश है, और यहाँ की जो कह सकते हैं कि संघर्ष भरी जिंदगी है ये, तो क्या आपको कैसा लगता है यहाँ पे? देखिए सुनील भाई, हमारा सोच ये है कि कोई भी ईमानदारी और सच्चाई की जो एक प्रक्रिया है उसमें संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और
अगर कुछ अच्छा निकलना है, कुछ परिणाम जिससे सबका भला हो, जिससे सबकी प्रगति हो, तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि उसमें संघर्ष होना ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा, हाँ हमारी परवरिश थोड़ी अलग थी, लेकिन पहाड़ हमने काफ़ी चढ़े हैं, माउंटेनियरिंग बहुत किया है। यहाँ पे तो हमारा टेंट का जो फैसिलिटी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे खटिया होते हैं, खाना गरम गरम मिलता है। हमारी जो आदत थी जब हिमालय में हम माउंटेनियरिंग करते थे, वहाँ तो कंधे पे टेंट लेकर के और पहाड़ में बर्फ़ में ठंडी हवा के बीच में, जहाँ पे दाल गलने में भी समय लगता है, वहाँ पे हमने खाना पकाया है। लेकिन वो एक छोटी कड़ी का समय होता है, एक एक्सपीडिशन 10-12 दिन का होता है। यहाँ तो एक पूरे 1 साल, 1-1.5 साल की एक प्रक्रिया है। और ये भी सोच है कि हम पैराशूट होकर के ऊपर से टपक करके बिल्कुल सही, राजनीति में नहीं आना चाहते थे, समाज सेवा में नहीं आना जब चाहते। तक आप जमीन पे चलते नहीं हैं, लोगों को अपनी नज़रों से नहीं देख लेते, और लोगों की जो समस्याएं हैं ये किसी बुक में नहीं मिलती आपको पढ़ने में। जब रियल एक्सपीरियंस आप करते हैं तो उसका मजा कुछ और है। मैं समझ सकता हूँ बिहार की जो दशा है। मैं भी आपके साथ में चलता हूँ, देखते हैं कि बच्चों के पैरों में चप्पल नहीं, बदन पे कपड़े नहीं, ठंड का मौसम। कैसा लगता है आपको? क्या देखिए, बिहार और आई थिंक एक जो मानसिकता मनुष्यों में हो जाती है, हम लोग आदी हो जाते हैं। ये सबसे ज्यादा हमको कष्ट और दर्द इससे होता है। गरीबी है, शिक्षा का जो एक सिस्टम है वो ध्वस्त है, स्वास्थ्य के सेक्टर में अस्पताल बंद पड़े हैं, रोड नहीं है। ये सब चीज़ों से हमको तकलीफ होनी चाहिए। बिल्कुल। और जब हम बाहर से आते हैं और एक विकसित समाज से आते हैं, हम तो अमेरिका से डायरेक्टली आ गए यहाँ पे, तो पहले दिनों में कष्ट लगा, लेकिन धीरे धीरे चलते चलते आदी हो गए। और इसके बारे में हमने चिंतन मनन किया और लगा कि अगर हम 100 दिन में ही आदी हो गए, तो जो यहाँ रह रहे हैं, पूरी जिंदगी रह रहे हैं, वो भी आदी हो गए। वो आदी हो गए हैं कि स्कूल बंद है तो स्कूल बंद है, कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती। आदी हो गए हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। और बहुत सामान्य और मामूली चीज़ों से हम लोग खुश हो जाते हैं। हम लोग खुश हो जाते हैं कि देखिए इतना बढ़िया रोड बन गया। रोड बनना कोई प्रगति का एक आंकलन नहीं, वो तो बहुत ही सामान्य चीज़ है, वो तो होना ही चाहिए। तो ज़रूर कष्ट होता है, लेकिन जिस संकल्प से हम लोग निकले हैं, यही जो व्यवस्था है, यही जो एक एनवायरनमेंट है, इसको हम लोग को बदलना है। तो इसको बदलने के लिए हमको सबसे पहले उसको देखना होगा। और ये हेलीकॉप्टर का परीक्षण तो है नहीं। जहाँ बाढ़ आती है या जहाँ कुछ और आपदा आती है, हमारे मिनिस्टर नेता हेलीकॉप्टर में इंस्पेक्शन करते हैं या गाड़ी में घूमते हैं, डीएम से रिपोर्ट मांगते हैं। जब हम लोग पैदल चल रहे हैं, हमको डीएम की रिपोर्ट की जरूरत नहीं है, जो है सामने, वो एकदम सामने है, सामान्य है, लोगों से हम मिल रहे हैं। तो हाँ, कष्ट तो जरूर होता है, लेकिन कष्ट के साथ संकल्प हमारा और मजबूत होता है कि इसको बदलना है। मुझे लगता है कि जिन कष्टों की आप चर्चा कर रहे हैं, जिन बातों की आप चर्चा कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को देख करके जो अपनी तकलीफ है, जैसे जो मैंने पूछा था, बहुत कम है। वो लगता है कि नहीं, ये तो बहुत ही कम है, बहुत कम है एकदम। कैंप में टेंट में रहते हैं, लेकिन जहाँ हम लोग घूम रहे हैं, वहाँ ज़्यादातर झोपड़ी में जो लोग रहते हैं, वहाँ से उसके झोपड़ी के अंदर शीत पहुँच जाती है, पानी पहुँच जाता है। एटलीस्ट हमारा जो टेंट है वो हमको पानी और हवा से बचाता है, बारिश और हवा से बचाता है। जहाँ हम लोग रहते हैं 3 बार गर्म खाना मिल जाता है। जहाँ हम चल रहे हैं, शायद बहुत लोगों को ये भी नसीब नहीं। तो ज़रूर थोड़ा कष्ट है,
लेकिन मेरे हिसाब से समाज में और जहाँ हम लोग घूम रहे हैं वहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा कष्ट है, और उसके तुलना में थोड़ा अपने आप कष्ट समझना, कष्ट से जूझना ज़्यादा कोई जूझ लिया जाएगा। हाँ, जन सुराज को आने वाले 5 सालों में या आने वाले 10 सालों में अब कहाँ देखते हैं? देखिए, बहुत लोग का ये सवाल है कि क्या ये पार्टी बनेगी, अगर पार्टी बनेगी तो क्या ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, सरकार बनाएगी। ये मेरे सोच से, मेरे विचारधारा से ये दूसरी पड़ाव है। जो पहला पड़ाव है, जो सबसे ज़रूरी है कि हमें एक सामाजिक परिवर्तन करना है। यहाँ पे बिहार में, और बिहार से शुरुआत है, प्रशांत जी भी यही कहते हैं, अगर आप इतिहास में देखते हैं राजनीतिक परिवर्तन बहुत हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन के बगैर राजनीतिक परिवर्तन ज़्यादा देर टिकता नहीं, कोई मायने नहीं रखता, और समाज के लिए भी उसमें समाज का कोई उससे फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं। अगर आप जयप्रकाश मूवमेंट अगर आप देखते हैं, एक तरह से पूरा उत्तरी भारत इकट्ठा हो गया था। एक ऊर्जा थी कि भ्रष्टाचार और डिक्टेटोरियल गवर्नेंस के खिलाफ, और एक प्रजातंत्र में, एक लोकतंत्र में जो आम जनता है उसकी पार्टिसिपेशन, उसका जो एक योगदान, उसका एक मालिकाना हक, उसको बढ़ाने का आंदोलन था जयप्रकाश आंदोलन। लेकिन उसमें मूलभूत समाज में क्या परिवर्तन था? आपके चंद 7-8 नेता निकले, उन्होंने अपनी अपनी पार्टी बनाई और अगले 30 साल अपनी पार्टी चलाई। जिस समाज से वो आए उस समाज का भी उन्होंने ज़्यादा कुछ मेरे हिसाब से भला नहीं किया। अगर इसी का आप एक तरह से तुलना, जो हमारी आज़ादी की जो लड़ाई थी, अगर आप उससे तुलना करें, तो गांधी जी का जैसे जो लीडरशिप, वो मेरे हिसाब से 1915 से 1916 से शुरू होता है, और आज़ादी मिलती है हमको 1947 में, 30 साल बाद। और इस 30 साल में 3 बड़े नेशनल स्तर पे 3 प्रोग्राम हुए, जो आपके सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया। लेकिन इन तीनों के बीच में बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम हुए, महिलाओं के सशक्तिकरण में, दलितों और अति पिछड़ों के सशक्तिकरण में, समाज को जागरूक बनाना, उनके मौलिक अधिकार। और याद रखिए उस समय डेमोक्रेसी, कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की जो सिद्धांत थे, जो हमारा लिटरेसी रेट था, ये सब, इसकी लिटरेसी रेट तो कम था ही, और ये सब चीज़ जो आज हम सामान्य समझते हैं, उस समय लोगों में ये जानकारी भी कम थी। तो ये जो 30, 35, 40 साल का जो अभियान था, उसका एंड रिजल्ट आज़ादी हुई। लेकिन इसमें बहुत सारे सामाजिक अभियान जोड़ के, कड़ी बना करके, वो अल्टीमेटली आज़ादी में प्रकाशित हुए, वो आज़ादी में उसका परिणाम हुआ। तो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन, ये बहुत ज़रूरी होती है, और जन सुराज इस लक्ष्य, मुद्दे, उद्देश्य से निकला हुआ है। हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, आप हमारे साथ हर दिन चल रहे हैं, हम लोगों से वोट नहीं मांग रहे हैं, ना लोगों से हम चंदा मांग रहे हैं। हम उनको उनकी मौलिक अधिकार के बारे में और जिम्मेदारी से मतदान देने की प्रक्रिया के बारे में उनके सामने ये बात रख रहे हैं। एक तरह से जागरूक कर रहे हैं, जरूर। और इस जागरूकता से एक मंथन भी हो रहा है कि ये जो राजनीति जो जकड़ ली गई है, कुल जैसे बिहार में हम लोग ने एक आंकड़ा निकाला कि पिछले 30-35 साल में बिहार में अगर आप सब एमएलए और एमपी, विधायक और सांसद की आप सूची बनाएं, तो वो मात्र 1500 परिवार से आते हैं। 13 करोड़ का आबादी का ये राज्य है, और 1500 परिवार पिछले 35 साल से यहाँ पे राज करते हैं। हैरानी की बात है, आश्चर्य की बात है।
और इसी को बदलना है। अब इसको बदलेंगे कैसे, लोग कहाँ से ढूंढेंगे? तो ये जो जन स्वराज की पदयात्रा का अभियान है, उसका ये दूसरा एक मुद्दा है, एक लक्ष्य है कि एक तो लोगों में जागरूकता फैलाना, दूसरा कि समाज में पहुंच करके वहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं उनके साथ बातचीत करके उनकी समझ से जो एक सक्षम व्यक्ति है, महिला, पुरुष, मुस्लिम, हिंदू, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, जो भी हो, अगर वो सक्षम है, अगर उसमें कुछ समाज के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति कुछ सेवा का एक अभाव है, तो उसको आगे बढ़ाना है। और उसको चिन्हित करने के लिए कोई एक लीडर का ये काम नहीं हो सकता है कि ये पार्टी बनी, इस पार्टी का एक लीडर हो गया और इस लीडर ने बोला कि अब मेरे लोग या मेरा बेटा या मेरा भतीजा जो या मेरा आमतौर पे हमेशा से होते आ रहा है। जनता को अब बताना है, ये जनता की पार्टी होगी। तो ये आपने पूछा 5-10 साल बाद क्या होगा। 5 साल बाद अगर जो हमारे 8,000 पंचायत है उसमें 6-7 अच्छे, हर एक पंचायत में 6-7 अच्छे लोग आगे बढ़ जाएं, वार्ड में 6-7 अच्छे लोग आगे बढ़ जाएं, ब्लॉक लेवल पे 15-20 लोग अच्छे बन जाएं, सांसद विधायक 50-100 बन जाएं अच्छे, तभी तो व्यवस्था परिवर्तन हो। नहीं तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तो बदलती रहती, वैसे बिहार में तो बदलती नहीं है, एक ही व्यक्ति बैठे रहते हैं, लेकिन बदलने की प्रक्रिया तो होती है हर 5 साल। सत्ता तो बदलती है, लेकिन जो गरीबी यहाँ पे 30 साल पहले थी आज भी वही है, जो शिक्षा ध्वस्त थी 30 साल पहले आज भी वही है। तो इसको समाज के साथ, आम नागरिक के साथ, उसके योगदान और मालिकाना हक के साथ इसको बदलना। जैसा कि आपने चर्चा की है कि जेपी आंदोलन की बात आपने करी, जेपी आंदोलन में जिस तरीके का आंदोलन था वो, इसके बाद जो निकल के आया, आप ही ने बताया कि 7-8 नेता कुछ ऐसे निकले जिन्होंने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो क्या ये डर जन स्वराज में नहीं है कि प्रशांत जी इतना मुहिम चला रहे हैं, इतना अभियान चला रहे हैं, इतनी मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के हाथ कठपुतली बन के न रह जाए जन स्वराज, फिर वही चीज़ें होने लगे दोबारा? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। और ऐसी शंका होनी चाहिए। देखिए, जो जन स्वराज की ये जो परिकल्पना है और ये जो प्रक्रिया है, इसके पीछे बहुत गहरी सोच है। ये कोई रिएक्शन नहीं है। जो जेपी आंदोलन था या जो अन्ना आंदोलन था, अन्ना हजारे आंदोलन था, ये एक रिएक्शन था, एक इवेंट था, उसके रिस्पॉन्स में लोग जुड़ गए। जन स्वराज का जो अभियान है, ये बहुत गहरे और लंबे सोच विचार, चिंतन मनन के बाद इसको हम लोग ज़मीन पे लाए। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि इसको कैसे बचाया जाए, कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए और इसमें हर एक जो आम आदमी है, आम व्यक्ति है, उसको कैसे जोड़ा जाए, तो इसका एक प्लानिंग भी हुआ है। जो हमारे एकदम ज़मीनी स्तर पे ब्लॉक कमेटी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनेंगे, वो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट कमेटी का जो मेंबरशिप होगा, उसके जो लोग उसमें जुड़ेंगे, उनको समाज से ही लाया जाएगा। उसमें प्रशांत किशोर या मोहित सिन्हा या और भी कोई जन स्वराज के संस्थापक, उनका हक नहीं होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, ब्लॉक कमेटी में कौन बैठेगा। वो उस डिस्ट्रिक्ट, उस ब्लॉक के लोग उस पर निर्णय लेंगे। 1, 2, जब ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ब्लॉक कमेटी स्थापित हो जाते हैं, ब्लॉक कमेटी जब स्थापित हो जाता है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी जब स्थापित हो जाता है, उसका पूरा संचालन और नियंत्रण वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी और ब्लॉक कमेटी ही करेगी। आज अगर आप देखते हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके पार्टी हेडक्वार्टर होते हैं राजधानी में, और राजधानी से 3 या 4 लोग या 1 लोग सब निर्णय लेते हैं, टिकट किसको मिलना चाहिए, फंड्स कहाँ जाने चाहिए, कार्यक्रम क्या होना चाहिए। ये अंग्रेजी में एक शब्द है आयरॉनिक, कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है आबादी के अनुसार, और दुनिया का सबसे
बड़ा लोकतांत्रिक जो हमारा इलेक्शंस का प्रोसेस होता है, जिसमें इतने करोड़ों लोग जुड़ते हैं डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई पूरे दुनिया में इतने सारे लोग ऐसे इस प्रक्रिया में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन अगर आप तो ये पूरे दुनिया में हम लोग गर्व से बोलते हैं कि वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन एक्शन, बहुत बढ़िया। लेकिन इस डेमोक्रेसी में, इस लोकतंत्र में जो पार्टी इसमें भाग लेते हैं वो पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है। तो इसको कैसे, अगर वो पार्टी लोकतांत्रिक नहीं है और वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जुड़ जाती है तो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का भाव है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। आप कोई सा भी आप पार्टी कहने की बात है, हाँ, नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, राज्य लेवल पे, कहीं भी जो पार्टियां चलती हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलती। उनका एक संचालक होता है, उनका एक स्थापक होता है, उनका एक लीडर होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने परिवार को आगे चलाते हैं या उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनको आगे चलाते हैं। जन स्वराज की सोच है कि जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, मूलभूत ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी पुर्जे हैं और इनका संचालन, नियंत्रण, कंट्रोल, अथॉरिटी, अधिकार सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्यों पे ही होगा। तो जिस तरह से वो निर्णय लेंगे ब्लॉक कमेटी में, वार्ड के लेवल पे, पंचायत के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट कमेटी में, विधायक के लेवल पे, सांसद के लेवल पे, एक्सेट्रा, उस निर्णय से लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। अगर उन्होंने सही निर्णय लिया तो सही आदमी आगे आएगा, अगर सही निर्णय नहीं लिया और गलत आदमी आया तो 5 साल बाद उसको बदला जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ऊपर, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी कहाँ से आई, उसको तो कहीं बाहर से थोपा नहीं गया, वो इसी डिस्ट्रिक्ट और उसी ब्लॉक से बढ़ कर के डिस्ट्रिक्ट कमेटी आई। तो इसमें धरातल से, ज़मीनी स्तर पे जो आम जनता है, जो जुड़ी हुई है जन स्वराज की सोच से, उसका मालिकाना हक है। तो परिकल्पना यही है, प्रक्रिया यही है और कोशिश यही रहेगी कि इसको मजबूती से हम लोग आगे बढ़ाएं। एक दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अभी सुनने में क्या आ रहा है, चालू हो गया है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने भी एक यात्रा की शुरुआत की है, समाधान यात्रा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, उनका स्वागत है, उनका राज्य है, वो मुख्यमंत्री हैं, यात्रा करें, हेलीकॉप्टर से करें, गाड़ी से करें। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप 15 साल से यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, ज़मीनी स्तर पे साल में एक बार यात्रा करने से आप ज़्यादा, आप तो सत्ता तो आपके हाथ में। प्रशांत जी तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तो कोई यात्रा है ही, पटना से आते हैं, 15 मिनट में एक जिला पूरा कर लेते हैं और हम लोग उसी जिले को 50 दिन से नाप रहे हैं। देखिए, आज परसों हम लोग गोपालगंज में घुसे। हम लोग को ऑन एवरेज एक ज़िले में 30 से 35 दिन लग गए। ये हमारी सोच है, हमारी विचारधारा है। जैसे हमने बोला, ये एक ईमानदारी की सोच है, एक ईमानदारी की प्रक्रिया है। नीतीश जी का स्वागत है, ये स्वतंत्र, वो भी स्वतंत्र है। कहीं वो डर तो नहीं कि उनके अंदर डर तो नहीं रहा कि जन स्वराज आ गया है, अब मुझे कुछ एक्शन करना चाहिए? वो तो नीतीश जी ही बताएंगे, इसके बारे में हम कुछ टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो जनता से मिलने आए हैं, जनता क्या सोच रही है वो जानने आए हैं। नीतीश जी के दिमाग में क्या चल रहा है वो वही बता पाएंगे। एक सवाल और है मेरा कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जन स्वराज अभियान सफल हुआ, सफल होने के बाद राजनीतिक पार्टी भी बनी, आपने इलेक्शन भी लड़ा और जनता ने आपको बहुमत दे दिया, आप सरकार बना ली। तो क्या ये डर नहीं है कि वो जो आज के जो विधायक, जो एमपीज हैं, जिस तरह से लापरवाह हो गए हैं, वो अपनी सत्ता के नशे में ही रहते हैं, क्या ये इसमें नहीं हो सकता है? अगर इसमें ऐसा हो गया तो उसके लिए क्या तैयारी है प्रशांत जी की, आप लोगों की? आप उसको कैसे कंट्रोल कीजिएगा? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, कोई भी लोकतंत्र में, अंग्रेजी में इसको हम लोग कहते हैं चेक एंड बैलेंस। राजतंत्र में एक राजा के पास
पूरा अधिकार होता था जीवन और मृत्यु का, और उसके पास कोई जवाबदेही नहीं होती थी। राजधर्म एक तरह से होता था, लेकिन राजा के पास पूरा अधिकार था। लोकतंत्र में, और जहाँ जहाँ फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, जहाँ से बहुत सारे हमारे लोकतंत्र के प्रभाव हमारे पास आए, वहाँ पे बहुत ज़रूरी माना गया कि चेक एंड बैलेंस हो। कोई एक व्यक्ति या कोई एक इंस्टीट्यूशन के पास कंप्लीट अथॉरिटी ना हो। भारतीय संविधान ने भी ये परिकल्पना की है कि जो हमारा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी होता है, जो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है, उसके पास बहुत पावर है। अगर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास बहुत पावर है, लेकिन उसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट में जज है उसके पास भी बहुत पावर है, और साथ साथ जो एमएलए है उसके पास भी पावर है। तो ये चेक एंड बैलेंस की एक प्रक्रिया बनाई गई थी। धीरे धीरे शायद ये संतुलन खो गया है। जन स्वराज में जिस हमने आपको डिस्ट्रिक्ट कमेटी के बारे में बोला, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, क्योंकि एमपी या विधायक का किसको टिकट मिलना चाहिए, किसको एक अवसर देना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी उसका निर्णय लेगी। और जब तक वो एमपी या सांसद या विधायक, जब तक उसको डर है कि अगर वो काम ना करे तो अगली बार उसको टिकट नहीं मिलेगा। इससे पहले क्या होता है, जैसे हमने आपको पहले भी चर्चा की थी, कि अगर हम एक सूटकेस में पैसा भर के चले जाएं पार्टी ऑफिस में, तो हम टिकट खरीद भी सकते हैं, या अगर हमारा कोई रिश्ता है तो हमको टिकट मिल सकता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है या जो ब्लॉक कमेटी है, उसमें 40, 45, 50 लोग जुड़े हुए हैं। आप सबके साथ आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप तो ज़रूरी नहीं हो सकता है, और ये डिस्ट्रिक्ट कमेटी इसके ऊपर एक तरह से नियंत्रण करेगी। दूसरा, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम लोग एक जनसुराज वाहिनी भी बना रहे हैं। ये एक युवाओं का एक संस्था होगा, जिसमें 15 से 30 चुने हुए ट्रेंड युवा होंगे, जो जन स्वराज के सोच और विचारधारा से पूरी तरह सहमत हैं और उसके एक तरह के संचालक भी हैं। वाहिनी का भी एक बहुत ज़रूरी योगदान रहेगा। उनका काम रहेगा कि जो एमएलए के कॉन्स्टिट्यूएंसी में या एमपी के कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से काम होना चाहिए, आज आप भी देख रहे होंगे सुनील भाई, जहाँ जहाँ हम लोग चलते हैं वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन, वो जो उद्घाटन का जो स्तंभ होता है, जो पत्थर लगाया जाता है, वो तो एकदम चकाचक रहता है, बाकी चीज़ें रोड ही नहीं है। और जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ बहुत गर्व के साथ नाम लिखे जाते हैं, इसकी स्थापना इस विधायक ने की, इसकी स्थापना इस सांसद ने की। लेकिन क्या स्थापना, वो रोड तो है ही नहीं है, वहाँ तो बस धूल है। तो जो वाहिनी का काम होगा और जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी का काम होगा, ब्लॉक कमेटी का काम होगा, इन सब कामों पे एक तरह से चेक एंड बैलेंस रखना, इस तरह के कामों पे नियंत्रण रखना, और इसकी पैरेलल रिपोर्टिंग की जाएगी कि ये जो MPLAD स्कीम है जिसमें 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, या जो बिहार में MLA को 3 करोड़ रुपए मिलता है, क्या इसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं? क्या ये जो MP है या जो MLA है, क्या हर समाज के लोग इनके पास पहुंच सकते हैं कि नहीं? क्या इनका दरवाज़ा धर्म के अनुसार या समाज के अनुसार सबके लिए खुला है कि नहीं? तो ये सब का कंट्रोल लोगों के पास होगा। तो एक ये सोच है। अब हम आपको फिर से कैंप में ले आते हैं। हमारी कैंप से तो हम निकल ही नहीं पाते हैं बताइए। इतनी चर्चा हमारी हो गई राजनीतिक, अब हम आपको कैंप में ले आते हैं। कैंप में सैकड़ों लोग हैं, बिहार के कोने कोने से आए हैं। मैंने सुना है कि अलग राज्यों से भी लोग आए हुए हैं इस जन स्वराज अभियान में, अपनी भूमिका है उनकी। तो मैं ये कह रहा हूँ, इतने सारे लोग, इतनी सारी विचारधारा, अकेले आप कैसे मैनेज करते हैं इन सब सारी चीज़ों को? मैनेज होता है कि क्या? मैं इसके बारे में थोड़ा जान। नहीं, देखिए, आपके जैसे साथी जुड़े हुए हैं, मैनेज करने में हमको मदद बहुत मिलती है। लेकिन आपने ये बात तो ठीक कही कि यहाँ पे सैकड़ों लोग हैं जो बिहार और भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, और उनका अलग अनुभव है, अलग शिक्षा हुई है, अलग एक तरह के प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हुआ है।
और वो लोग सब जुड़े हुए हैं। तो एक तो समानता ये है कि वो प्रशांत किशोर और जन सुराज की सोच से प्रभावित होकर के जुड़े हैं, लेकिन जो भिन्नता है कि कोई अलग भाषा बोलता है, कोई अलग क्षेत्र से आता है, किसी का रहन सहन दूसरे से रहन सहन से अलग है, लेकिन जन सुराज का जो एक और मुख्य उद्देश्य है वो है सामूहिक प्रयास। और ये बस लोगों को बोलने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि बाहर जाकर के मंच से, रोड पे, खलिहान में, पंचायत में हम जाकर बोले सामूहिक प्रयास। ये हमको करके दिखाना है। तो ये जो 1.5 साल की पदयात्रा है, उस पदयात्रा का संचालन, उसका नियंत्रण, उसकी व्यवस्था, उसमें सब पदयात्रियों का उसमें योगदान है। वो तो है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सबको एक साथ एक सूत्र में बांध पाना मुश्किल काम है। काम है, लेकिन मुझसे तो नहीं होगा। नहीं, सबसे होगा। और जिस तरह से आप अपना योगदान करते हैं, बहुत सारे और हमारे साथी हैं। कोई फूड खाना का देखता है, कोई जैसे हर दिन हमारा कैंप बंद होता है, टेंट को गिराया जाता है, पैक किया जाता है, सामान पैक किया जाता है, फिर हम लोग पदयात्रा में निकल जाते हैं, अगली जगह कैंप लगाया जाता है। ये एक आदमी का काम नहीं है, इसमें हर तरह के एक कार्य प्रक्रिया है। इसमें आप जैसे सोशल मीडिया, आप और आपकी टीम सोशल मीडिया चलाती है, कोई और प्रचार करता है, कोई और नेटवर्क एक्सपेंशन करता है, सबका कुछ ना कुछ, और सब ने कुछ त्याग करके सब आए हैं। और थोड़ा हम इससे डाइवर्ट होंगे सुनील भाई, अगर आपकी इजाज़त हो। जी। अगर आप इतिहास में भी देखें, अगर आप गांधी को देखें, गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात छोड़ करके इंग्लैंड चले गए वकालत सीखने। उस समय वो आसान चीज़ नहीं था, जहाज़ से, पानी के जहाज़ से जाना पड़ता था। आजकल जब हम लोग बाहर जाते हैं, हवाई जहाज़ से 6, 7, 8 घंटे में कहीं भी हम पहुंच सकते हैं। और जहां भी जाते हैं ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन की व्यवस्था है, हमारे घर का खाना भी वहां मिल जाता है। जब गांधी गए होंगे उनको, और वो अपने किताब में लिखते भी हैं कि उनको ना वहाँ का खाना जचा ना वहाँ का मौसम जचा, लेकिन वो संकल्पित होकर के गए। और वहाँ पे व्हेन यू आर कॉल्ड, उसको टेम्पल कहते हैं, द बार, जहाँ पे आपका बार एसोसिएशन है, वहाँ से जब आपने वकालत कर ली तो फिर द वर्ल्ड इज़ एट योर फीट। मतलब नेहरू को ले लें, सरदार पटेल को ले लें, ये सब प्रसिद्ध जगह से पढ़ के और वकालत करके बहुत पैसा, ऐशो आराम कमा सकते थे। फॉरेन ट्रेन लॉयर्स की तो कमी थी ही। और आप ये भी देख लीजिए कि भारत में, साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे अंग्रेज़ी शासन चलता था, वहाँ पे वकील जो अंग्रेज़ी वकालत पढ़ के, इंग्लैंड से वकालत पढ़ करके आए, तो उनका तो ज़्यादा उस पर एक तरह से पकड़ होता है। लेकिन उन्होंने भी कुछ ना कुछ त्याग किया। आप मोतीलाल नेहरू का नाम सुनते हैं, जवाहरलाल नेहरू के फादर। उन्होंने तो सैकड़ों की संपत्ति जमा कर ली वकालत से। ये गांधी भी कर सकते थे, नेहरू भी कर सकते थे, पटेल भी कर सकते थे। सुभाष चंद्र बोस, उनका तो ICS, इंपीरियल सिविल सर्विस में उनका एडमिशन हो गया था। उस ज़माने के समय ICS दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौकरी होती थी। जिस तरह का पावर, जिस तरह का सैलरी एक इंपीरियल सिविल सर्विस ऑफिसर को होता था, दुनिया में शायद किसी के पास, बहुत जो यूरोप के राजा थे, उनका राजवाड़ा एक इंपीरियल सिविल सर्विस का, जो एक भारत का जो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, उससे कम होता था। लेकिन उन सब ने कुछ ना कुछ त्याग किया, और उस त्याग से और उस संकल्प से भारत को आज़ादी मिली। तो यहाँ पे भी जो लोग आए हैं, वो कुछ त्याग करके, कुछ छोड़ करके आए हैं। यहाँ पे हमारे साथी हैं, कोई सेना से रिटायर करके आए हैं, और जहाँ आराम करने का समय था वो यहाँ लग गए हैं। कोई प्रोफेसर थे, कोई अध्यापक थे, कोई बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, छोड़ करके आए हैं। क्योंकि कोई भी अभियान त्याग, और सबसे पहले हमारी यही बात हुई थी कि बिना संघर्ष और त्याग के कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता है। और ये जो जन सुराज का जो अभियान है, जो बिहार में जिस तरह की जो एक तरह की जो स्थिति है बिहार में,
धरातल पे, ज़मीनी स्तर पे, जहाँ पे सब चीज़ ध्वस्त है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे जो देखिए वहाँ कुछ ठीक नहीं मिलेगा। उसके लिए लोगों का योगदान बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब एक नई बिहार की इतिहास लिखा जाएगा, और जब जनसुराज का इतिहास लिखा जाएगा कि इसके माध्यम से बिहार का एक पुनर्जीवन हुआ, उसमें जो लोग त्याग परिश्रम करके आए थे उनका नाम तो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो लोगों को जुड़ना है। ये व्यवस्था परिवर्तन 1-2 गांधी जी ने अकेले आज़ादी प्राप्त नहीं करी, उनके साथ सैकड़ों लोग जुड़े। और उस समय भी लोगों को अपनी नौकरी छोड़नी चाहिए। बहुत लोग सोच सकते हैं, नेहरू के फादर मोतीलाल भी तो कहते थे कि इतना क्यों, वो मोतीलाल तो जुड़ गए थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन जिस तरह का त्याग गांधी जी ने मांगा था उससे तो मोतीलाल नेहरू भी थोड़ा व्याकुल हो गए थे। लेकिन त्याग की ज़रूरत है। अगर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आईसीएस की नौकरी नहीं, मतलब अगर उन्होंने वो अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया था, अगर वो नहीं छोड़ते तो इंडियन नेशनल आर्मी जो उनका जो पूरा एक मुहिम था वो कभी उठ नहीं पाता। अगर गांधी अपनी बैरिस्ट्री नहीं छोड़ते साउथ अफ्रीका में, बहुत पैसा कमा सकते थे। और ऐसे ऐसे हज़ारों सैकड़ों लोग हैं। तो हमारे कैंप में भी, अब शायद उस तरह से तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे कैंप में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई पढ़ाई छोड़ के आया है, कोई काम छोड़ के आया है, कोई परिवार छोड़ के आया है। और इस तरह के काम में, इस तरह के संकल्प में आपको इस तरह का त्याग ज़रूरी है, अनिवार्य है। तो यही सब है, हम लोग हैं 100, 200, 300 लोग हैं, चलते हैं, कंधे में कंधे मिला के चलते हैं। जो पदयात्री हैं और प्रशांत जी तो दिन भर यात्रा करते हैं, कई जगह स्पीचेस देते हैं, समय नहीं मिल पाता होगा। पदयात्रियों के साथ कैसा कम्युनिकेशन है उनका, मतलब तालमेल कैसा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जनसुराज पदयात्रा में आप प्रशांत किशोर के साथ चल रहे हैं। जो व्यक्ति जिसको मिलने के लिए देश के मुख्यमंत्री, अलग अलग मंत्री अपॉइंटमेंट लेकर के उनको 3-3, 4-4 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, उस तरह का व्यक्ति धरातल पे गांव में घूम रहा है। और उसके साथ हम लोग जैसे लोग उसी टेंट में रह रहे हैं, उसी प्रांगण में रह रहे हैं, वही खाना खा रहे हैं, चलते चलते हर दिन 20-25 किलोमीटर चल रहे हैं। तो ये एक सुनहरा एक मौका है कि प्रशांत किशोर का जो एक विवेक है, जो एक उसका एक समझ है, राजनीतिक पकड़ है, अंग्रेज़ी में इसको कहेंगे मास्टर क्लास, कि राजनीति और इलेक्शन मैनेजमेंट जो प्रबंध का काम है, वो इससे ज़्यादा बेहतर तो कोई जानता नहीं है। क्या मतलब, इसकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। इनके साथ चल के आपको सीखने का ये अवसर है। आप लोग सब जो यहाँ रह रहे हैं हमारे साथ, वो तो आप देखते ही हैं, एक ही जगह खाना बनता है, एक ही जगह टेंट लगता है, ना हमारे पास कोई सिक्योरिटी है, ना कोई अपॉइंटमेंट बुक है। तो चर्चा होती है, आप देखते हैं, मिलते हैं, साथ चलते हैं, बहुत नया कुछ सीखने को मिलता है। एक जो आपने सिक्योरिटी वाली बात कही, मेरे भी मन में कई बार आता है कि जिन लोगों के खिलाफ प्रशांत जी दिन भर बोलते हैं एक तरह से, और बिहार जैसे राज्य में सिक्योरिटी न लेकर के चलना, ये किस तरह का डिसीजन है, ये किस तरह की बुद्धिमानी, मेरे समझ में नहीं आता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये क्या सोच है उसके पीछे। जो चाहें तो सिक्योरिटी ले भी सकते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं, तो उसका क्या कारण है? देखिए सुनील भाई, ये जो आप हमने सबसे शुरुआत में इंटरव्यू में कहा था, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये मैं भी जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत जी से आपका बहुत क्लोज है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने भी अपनी जो छोटी कहानी बताई थी, तो बिहार में जो एक हिंसावाद है, उसको तो हमने बहुत क्लोजली देखा है। हमारे पिताजी को हमारे सामने गोली मार दी गई। और ये मेरा कोई अनोखा कहानी तो है नहीं।
बिहार के हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड में परिवार हैं जो हिंसावाद से प्रभावित हैं। आपने कहा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज जिन लोगों के खिलाफ खड़े हुए हैं उनसे खतरा हो सकता है शायद, लेकिन ये याद रखिए कि प्रशांत किशोर और जनसुराज किन लोगों के प्रति, किन लोगों के हित पे खड़ा हुआ है। वो जो 13 करोड़ की आबादी है जिनके लिए हम लोग खड़े हुए हैं, उसकी शक्ति जिनके बहुत ज़्यादा है जिनके खिलाफ उनके खड़े होने की तुलना में। तो हाँ ठीक है, स्वाभाविक है कि ऑपोजिशन होगा, विरोध होगा, लेकिन अगर हम लोग जनता से जुड़ने आए हैं तो सिक्योरिटी अगर लेके चलेंगे तो फिर जनता से जुड़ नहीं पाएंगे उस ईमानदारी से। ये आपने भी देखा है, जहाँ जहाँ जो हम लोग बड़े नेता जो चलते हैं उनके इर्द गिर्द एक सिक्योरिटी कॉर्डन होता है, बंदूकें होती हैं। आम जनता तो उनसे मिल ही नहीं पाती। और पदयात्रा का लक्ष्य और उद्देश्य यह है कि आम जनता से जाके मिले। दो हानि को आप रोक नहीं सकते, जो होना है वो हो सकता है। आपके पास मतलब दुनिया में इतने उदाहरण हैं कि जो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड, बहुत सुरक्षा लेके चलते हैं, उनके साथ भी हानि हुआ है, हिंसा हुई है, तो उसको आप रोक नहीं सकते हैं। बस ये है कि जैसे हम चल रहे हैं, हम लोग बार बार हम यही कह रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, सच के साथ चल रहे हैं। सच और ईमानदारी की एक अपनी शक्ति होती है। जिनके खिलाफ हम चल रहे हैं उनकी एक संख्या है, लेकिन जिनके हित में हम चल रहे हैं, जिनके लिए हम चल रहे हैं, उनकी संख्या उनसे बहुत ज़्यादा है। उनका आशीर्वाद है, उनका सहयोग है। तो चलेंगे और बेहिचक चलेंगे। काफ़ी अच्छी चर्चा रही आपसे। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं और जो बिहार वासी हैं खास करके, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो धन्यवाद। मेरा कहने का ये भी मतलब है कि एक क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनको एक, और लोग जनसुराज से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, क्योंकि जिनके हित की बात हो रही है वही अगर नहीं जुड़ें, न समझ पाएँ, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, जो भी ये देख रहा है बिहार में, बिहार के बाहर, जनसुराज एक अनोखा अभियान है। अनोखा इसलिए है कि बहुत सारे हमारे जान पहचान के लोग हैं जिनके साथ हम लोग उठते बैठते हैं। सबको कभी ना, बहुत लोगों को एक आशा थी कि काश हम भी पॉलिटिक्स में, राजनीति में, समाज सेवा में हम लोग आ जाएं। लेकिन दुविधा ये थी कि उसका कोई संसाधन, कोई मंच नहीं मिलता था। या तो आपको कोई पॉलिटिकल खानदान में पैदा होना होता है, या आपके पास बहुत पूंजी होनी चाहिए जिससे आप पॉलिटिक्स कर पाएं। जनसुराज उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनको समाज के प्रति कुछ करने की एक आशा है, समाज की प्रगति में, बदलाव में एक तरह का संकल्प है उनके बीच, लेकिन उनके पास माध्यम नहीं। तो जनसुराज एक बहुत बड़ी दरी है जिसमें हर तरह के लोगों को बैठने के लिए और वहाँ से मालिकाना हक के साथ बोलने के लिए जगह दी जा रही है, सामान्य रूप से। आप किसी समाज से हो, आप किसी धर्म से हो, आप महिला हो, पुरुष हो, अगर आपको आपके मन में बिहार को बदलने की एक परिकल्पना है, एक सोच है, तो जनसुराज से बेहतर माध्यम नहीं है। तो जो आपको हमने पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो ज़रूर चिंतित हैं समाज के बारे में, बिहार की दशा के बारे में चिंतित ज़रूर हैं, लेकिन घर पे बैठ के चिंता करने से कुछ नहीं बदलने वाला। आपको ज़मीनी स्तर पे उतरना पड़ेगा। 20 साल से हम एक उदाहरण है उसके। अभी हमारी उम्र है 40 साल। 20 साल की उम्र से हम भी यही सोच रहे थे कि हम वापस कैसे आएँ, किस तरह से आएँ, क्या करें जिससे बिहार के प्रगति में, बिहार की एक पुनर्जीवित होने के क्रम में हम क्या अपना योगदान दे सकते थे। लेकिन जो पहले की पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, उनकी या तो विचारधारा या उनकी जो एक प्रक्रिया है, उनसे हम सहमत नहीं थे। अपने पास हमारे पास उस तरह की पूंजी भी नहीं थी। 20 साल लगे रहे
अलग अलग संस्थाओं में नौकरी करते हुए उससे बहुत सीखा, बहुत प्रेम और आदर और सम्मान मिला हमको, थोड़े बहुत पैसे भी बना लिए। लेकिन जन स्वराज का ऐसा माध्यम नहीं था। कौन अपना नौकरी छोड़ करके, जो आपको मंथली EMI देना होता है, आपको अपना घर चलाना होता है, बच्चों को स्कूल का फीस देना पड़ता है, तो इस कारण राजनीति उन्हीं के ऊपर छोड़ दी जाती है जो पहले से पॉलिटिक्स में है, या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, या जिनके पास बहुत बाहुबल है। और अगर राजनीति उनके पास छोड़ दी गई तो समाज में जो मूलभूत परिवर्तन होना है वो तो कभी हो नहीं सकती। आपको पहले भी हमने बोला, बिहार में मात्र 1500 परिवार हैं जो पिछले 40 साल से राजनीति यहाँ पे बिहार की सत्ता चला रहे हैं। तो नए लोगों को जोड़ना है, नए लोगों को आगे बढ़ाना है, और जन स्वराज एक माध्यम है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसकी परिकल्पना प्रशांत जी ने जो प्री इंडिपेंडेंस, आज़ादी के पहले वाली कांग्रेस पार्टी, उससे प्रेरित होकर बनाई। प्री इंडिपेंडेंस की कांग्रेस पार्टी में हर तरह के लोगों के लिए जगह थी। अगर आप वकालत करके कानून के द्वारा जनहित में कुछ काम करना चाहते थे, आपका स्वागत था। अगर आप शिक्षा के द्वारा कुछ करना चाहते थे, आपका स्वागत था। तो किसी ने महिलाओं के लिए स्कूल बनाया, किसी ने कॉटेज इंडस्ट्री लगाया, किसी ने खादी का काम शुरू किया, कोई जाके रेल उखाड़े, कोई जाकर के खाली यूपी असेंबली, जो यूपी का असेंबली, यूनाइटेड प्रोविंसेस का जो असेंबली हाउस था, जब वो खाली था वहाँ जाकर के बम फेंक दिया। सुभाष चंद्र बोस भी कांग्रेस में थे, गांधी भी कांग्रेस में थे, अंबेडकर भी कांग्रेस में थे, नेहरू भी कांग्रेस में थे, जिन्ना भी अगर आपको याद है वो भी शुरुआत में कांग्रेस में थे। सबके लिए जगह थी और सबकी विचारधारा के लिए जगह थी। तो जन स्वराज भी उसी तरह का एक मंच है जिसमें अगर आप शिक्षा के द्वारा कुछ करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगर आप स्वास्थ्य के द्वारा कुछ करना चाहते हैं, इंडस्ट्री के द्वारा, कृषि के द्वारा, तो ये बहुत बड़ा, और ये शायद लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो पार्टीज़ बनी हैं, या तो वो एक पर्टिकुलर समाज की पार्टी बनी है या एक पर्टिकुलर धर्म की पार्टी बनी है, और लोग इसी में आदी हो गए हैं। ये दलितों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, ये ब्राह्मणों की पार्टी है। जन स्वराज जनता की पार्टी, और ये बहुत ही अनोखा अभियान है। मतलब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि अपने राज्य में हमको एक ऐसा मौका मिलेगा कि छोटे छोटे गांव में, मूसाहर टोली में, अति पिछड़ों के गांव में, सक्षम गांव में, पैदल गन्ने के खेत के, हम लोग यहाँ ऐसे बैठे हुए हैं सरसों के खेत के पीछे, खेतों के बीच पैदल चलते भजन सुनते अपने बिहार को हम लोग फिर देखेंगे। ये बहुत ही सुनहरा, बहुत ही अनोखा एक मौका है। यही इसकी, और यही इस सोच की यही एक शक्ति है कि हम अभी किसी से कुछ मांग नहीं रहे। हर दिन 25 किलोमीटर हर दिन चलना कोई सामान्य बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर दिन 25 किलोमीटर चलना, अलग अलग तरह के हज़ारों लोगों से हर दिन मिलना, उनकी समस्याएं सुनना, और जब उनकी आप समस्याएं सुनते हैं, एक तो आप उनसे वाकिफ़ तो होते ही हैं, लेकिन एटलीस्ट हमको और एक तरह का प्रभाव होता है कि हमको पता लगता है कि हम कितने सादे, हमारा जो जीवन था, कितने सारे साधन हमको उपलब्ध थे, तभी हम इतना आगे बढ़ पाए। अगर वही साधन और लोगों को जिनसे हम मिलते हैं, अगर उनको मिलते, वो तो हमसे बहुत और आगे बढ़ते। और ये साधन उनको मिलना उनका हक भी है, और हमारे बिहार के लिए ये ज़रूरी भी है कि सही तरह के, अगर कोई बहुत पढ़ाकू लड़का है, उसको सही स्कूल मिलना चाहिए। अगर कोई खेल कूद में, कोई ओलंपिक्स में जाना चाहता है, उसको सही तरह का ट्रेनिंग मिलना चाहिए। कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, म्यूजिशियन बनना चाहता है, बिहार में कोई कमी है, इतना ये उपजाऊ ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन से फसल और व्यक्ति दोनों उभर के निकलते हैं, प्रतिभाशाली हैं, समझदार हैं, मेहनत करते हैं। तो उनके लिए एक व्यवस्था बनानी होगी जिससे वो भी आगे बढ़े, और उनके साथ साथ बिहार में समाज, बिहार का जो राज्य है, वो सब एक साथ
सक्षम, एक साथ उभरे और सक्षम हो। तो ये थे हमारे मोहित भैया जिनसे हमने आज की चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चर्चा बहुत पसंद आएगी और उन्होंने एक जो संदेश दिया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जिस भी माध्यम से बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुला मंच है, आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे नए किसी जनसुराजी पदयात्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। जय जनसुराज।